हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं इस करंट फॉर स्टूडियो में क्या क्या है जिस पर आगे चर्चा करेंगे। तो जापान में लगातार दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? भारत ने किस अफ्रीकी देश को वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट क्राफ्ट दिए हैं और उस देश के साथ भारत के कैसे रिलेशन है? दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान रुश्दी की किस विवादास्पद किताब से बैन हटा दिया है और क्या हुआ था, कितने साल पहले बैन लगा था? किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन कहाँ पर शुरू हुआ है? और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सन में प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। ओके, तो डिटेल बात करते हैं। उससे पहले एक बार और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। पिछले कल भी मैंने आपको बताया था कि मेरे नाम से हो सकता है आपको मैसेज आए, तो ये फ्रॉड है। ठीक है, ये व्हाट्सएप पे कुछ अकाउंट बने हुए हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, साइबर पुलिस जो है इस पर काम कर रही है। ओके, तो इस तरह के मैसेज आ सकते हैं। आई एम सन्मय प्रकाश, दिस इज माय व्हाट्सएप वर्क नंबर, काइंडली सेव दिस नंबर। एक बार सेव करेंगे, हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो कृपया इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सरकारी जॉब न्यूज़ या शार्प लर्निंग के नाम से अगर आपको कोई फ़ोन आता है इस नंबर के अलावा, देखिए यहाँ से बहुत कम फ़ोन जाते हैं। हम लोग तो, मैं खुद पर्सनली कोई कॉल नहीं करता हूँ किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर इसके अलावा किसी और नंबर से कोई मैसेज आता है आपको, समझिए वो फ्रॉड है। अगर कोई कहता है कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लें, वो फ्रॉड है। ओके, शार्प लर्निंग ये ऐप है और वहीं पर सारे कोर्सेज चल रहे हैं। ओके, कोई दूसरा ऐप नहीं है इस वक्त। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि फ्रॉड ये जो हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जापान की संसद ने दूसरी बार 11 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री किसे चुना है? कौन किसे चुन लिया है? कौन फिर से प्राइम मिनिस्टर हो गए? आंसर होगा इसका शुगेरू इशिबा। क्या नाम है? शुगेरू इशिबा। और ये न्यूज़ देख रहे हैं कि जापान के पार्लियामेंट ने इनको चुन लिया है और ये रहा फोटोग्राफ इनका। देखिए, जापान की संसद ने 11 नवंबर को इनको फिर से, यानी शिगेरू इशिबा को फिर से प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। और दरअसल हुआ ये था वो कि 1 अक्टूबर को ही, इसी साल 1 अक्टूबर को, मतलब कुछ वक्त पहले ही, फुमियो किशिदा ने इस्तीफा दे दिया था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन फिर आम चुनाव हुआ वहाँ और फिर 27 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ तो उसके निचले सदन में अपना बहुमत उन्होंने खो दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते थे। हालांकि नियमों के अनुसार क्या है कि चुनाव के 30 दिन के भीतर में जो है वो नए नेता का चयन होना ज़रूरी होता है सदन में। बहुमत न होने के बावजूद संसद ने इनको फिर से प्रधानमंत्री चुन लिया है, क्योंकि दूसरा कोई योग्य सांसदों को, विपक्ष को भी कोई मतलब मिला नहीं। ओके, तो इनको फिर से चुन लिया गया है। जापान एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है अपना। और चलते हैं कहाँ? अब चलते हैं इधर प्रशांत महासागर की ओर। ठीक है, तो यहीं पर आप देख रहे हैं ये है जापान। यहाँ वाला जो आप देख रहे हैं ये है जापान। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। ये कलरफुल हो गया, ये देख रहे हैं आप, राजधानी टोक्यो है। यहाँ पर सम्राट होते हैं, क्या नाम है? नारुहितो। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है, ज़्यादातर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, जो कि कौन है? शिगेरू इशिबा। क्या नाम है? शिगेरू इशिबा, जो अभी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मुद्रा यहाँ की है जापानी येन। आबादी करीब 23 करोड़ के आसपास है। तो ये प्रशांत महासागर हो गया, इधर सी ऑफ जापान हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया। ओके, तो द्वीपीय देश है, ढेर सारे द्वीप हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, भारत ने किस अफ्रीकी देश को नवंबर 2024 में 2 जल जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, यानी वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं, गिफ्ट के तौर पर दिया गया है? आंसर क्या होगा? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक को ये गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। आप देख रहे हैं, इंडिया गिफ्ट्स 2 वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट टू मोजाम्बिक। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी ने ये पहुंचाया है, भारतीय सेना की ओर से वहाँ दिया गया है ये 2। और इंडियन नेवी का ये एक है आईएनएस घड़ियाल, युद्धपोत है, उसके ज़रिए, आईएनएस घड़ियाल के ज़रिए मोजाम्बिक में ये 2
जो क्राफ्ट हैं ये वहाँ पर पहुँचाए गए हैं, बहुत ही खास है। और इसके बारे में बताएंगे, उससे पहले बताऊं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत जो है ना, और इंडियन नेवी कहिए, तो वो अपने मित्र देशों के साथ उसका क्षमता निर्माण कर रहा है, उनको सहयोग कर रहा है ताकि उनके जो क्षमता है वो बेहतर हो। ठीक है, तो इसी के तहत दो जो क्राफ्ट हैं वो 8 नवंबर को दिए गए हैं। ओके, इससे पहले 2019 में भी 2 इंटरसेप्टर जहाज उपहार में दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह के हैं। उसके बाद फिर 2 ये क्राफ्ट भी दिए गए थे। अब जनवरी में 2022 में भी दिए गए थे, और अब नवंबर 2024 में ये दिया गया। ठीक है, तो एक बार चलते हैं मोजाम्बिक भी देख लेते हैं। प्यारा भारत आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और आप चलते हैं अफ्रीका की ओर। ठीक है, तो ये अफ्रीका है, और वहीं पर ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये है क्या, मोजाम्बिक। यहाँ की राजधानी क्या है, मापुटो। क्या है, मापुटो राजधानी है। राष्ट्रपति यहाँ के फिलिपे न्यूसी। प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रियानो मालेयान। मुद्रा यहाँ पर मिटिकल चलती है मुद्रा। पड़ोसी देश की अगर बात करेंगे तो देखिए, ये तंजानिया हो गया, ये मालावी हो गया, जाम्बिया हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, और यहाँ पर टच करता है बहुत छोटा सा लैंडलॉक्ड एक देश है, वो है एस्वातिनी। ठीक है, यहाँ पर तो इसके साथ ये पड़ोसी साझा करते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये बात रही। और अगर हम बात करेंगे ये जो जेट है ये क्या और कैसे काम करता है, और क्यों ये ज़रूरी है, वहाँ की नौसेना को ये क्यों ज़रूरत है इसकी। एक बार चलते हैं उस फोटोग्राफ की ओर। ये दोनों जेट हैं। देखिए क्या है कि इसकी स्पीड अधिकतम 45 नॉट्स है, अच्छी खासी स्पीड ये मानी जाती है। 12 नॉट्स पर ये 200 समुद्री मील तय कर सकता है बहुत जल्दी। 5 लोगों को ले जा सकता है। मशीन गन, बुलेट रोधी कैबिन ये सबसे सुसज्जित है, यानी अगर कोई गोली चलाएगा तो इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। अब सवाल ये होगा कि वाटर जेट प्रोपल्ड फास्ट इंटरसेप्टर ये क्राफ्ट मतलब क्या हुआ, जेट का मतलब क्या हुआ। देखिए जैसे जो जेट विमान होते हैं ना, फाइटर प्लेन होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आगे से हवा वो जेट लेता है और उस हवा को बहुत स्पीड में पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, अगर आप जेट विमान देखेंगे ना, तो जेट विमान में क्या होता है, ये इस तरह का, अगर ये नोज हो गया, ये हो गया, ओके, ये पंख हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, नीचे की ओर क्या है, यहाँ से ये हवा जाता है, जेट कहिए, और इधर से हवा को बाहर किया जाता है। इसमें इंजन जो लगा होता है वो यही काम करता है, इधर से हवा को खींच के इस तरफ पीछे धकेलता है। तो ये क्या होता है, इससे जो न्यूटन का जो नियम है ना, कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो ज़बरदस्त प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर ये जेट विमान आगे बढ़ता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। इसमें क्या होता है, इसमें हवा नहीं बल्कि इसमें पानी को खींचा जाता है आगे से, इसके ठीक नीचे से, यहाँ से नोजल लगे होते हैं। वो पानी, उसका इंजन पानी को तेज़ी से पीछे की ओर धकेलता है। पीछे के धकेलने से क्या होता है, एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, और उससे जहाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो फाइटर जेट का जैसे इंजन काम करता है, लगभग ऐसा ही है, इसलिए इसको वाटर जेट प्रोपल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तैराकों के लिए बहुत सुरक्षित होता है, क्योंकि जहाज के नीचे कोई उपकरण नहीं लगा होता है। आमतौर पर क्या होता है, इसके नीचे जो होता है वो पंखे होते हैं, प्रोपेलर होता है, जो कि इसको आगे धक्का देता है। तो उससे क्या होगा, अगर यहाँ पर नीचे की ओर जहाज ये क्राफ्ट चल रहा है, उसके नीचे अगर कोई गोताखोर आ गया तो कट के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और अपनी धुरी पर घूम सकता है, एक ही जगह टर्न ले सकता है। ओके, क्रैश, अगर सामने अचानक से कोई बाधा आ गई तो तुरंत टर्न कर सकता है बहुत आसानी से। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। उससे पहले हाँ, इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे ISPCS का हो, चाहे रेलवे, टीचर, इन सब के लेवल का हो, पुलिस, SSC, इन सब के लेवल का, तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप प्लान है। बेसिक में SSC, टीचर, रेलवे,
इन सब के लेवल का है, और एक है आईएसपीसीएस। तो इन सब में क्या मिलता है आपको, आपको एक तो पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ और वीडियो, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली मिल जाता है। पीडीएफ के कई तरह के होते हैं, जैसे एमसीक्यू विद नोट्स होता है, काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ वैसे। इसके अलावा वन लाइनर होता है, अगर आपको तुरंत एक नज़र में पढ़ना है तो वन लाइनर पढ़ लीजिए। और एक होता है एमसीक्यू, कि एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस तरह से एमसीक्यू आपको दिख जाएगा। मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली। ओके, टेस्ट सीरीज है फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये बीपीएससी, यूपी पीसीएस, इन सब के लिए है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस में छूट चल रही है, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, उसका नाम है शार्प लर्निंग। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले पर सर्च कर लीजिएगा सन्मय प्रकाश, आपको वहाँ शार्प लर्निंग ऐप दिख जाएगा। इस तरह से बेसिक मेंबरशिप है, इसमें भी फ़ायदे हैं, और इसमें एसएससी, रेलवे, इन सब के लेवल का भी टेस्ट सीरीज पूरा फुल लेंथ मिल जाता है, ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, 71st बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है बहुत शानदार ढंग से, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है और काफ़ी प्रफुल्लित हैं वो। तो बैच 2 है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इसमें आपका करंट अफेयर्स तो मैं आपका कवर कराता हूँ, साथ में हिस्ट्री, उसके विशेषज्ञ शिक्षक हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ऐप में, शार्प लर्निंग ऐप में ज्वाइन करिएगा ज़रूर, ठीक है। और एसएससी के कोर्सेज जल्द ही लॉन्च कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दूसरा ऐप नहीं है दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए, एक ही ऐप है शार्प लर्निंग नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार, पत्रकारिता पुरस्कार, इसके विजेता का नाम बताएं, कौन है विजेता? जर्नलिस्ट हैं, आंसर का उर्मिलेश, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर से पहले वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। तो 15 नवंबर को ये दिल्ली में जो गांधी शांति प्रतिष्ठान है, गांधी पीस फाउंडेशन, उसी के सभागार में ये अवार्ड दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रतीक चिन्ह मिलता है। उर्मिलेश जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही योग्य पत्रकार हैं। उन्होंने शुरुआत तो काफ़ी वक्त पहले की थी, शान सहारे से। उन्होंने नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान जो अखबार है उसमें, दैनिक भास्कर, इन सब में काम किया है। राज्यसभा जो टीवी हुआ करता था पहले, उसमें एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर भी वो रहे थे, काफ़ी चीफ व्यक्ति के तौर पर। बाद में द वायर, न्यूज क्लिक, इन सब वेबसाइट्स पे भी काम किया। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जिनमें बिहार का सच, झेलम किनारे, धकते चिनार, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल, मेम का गांव, गोडसे की गली, इस तरह की कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड उनको मिला है 5वां, ये कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। कुलदीप नैयर काफ़ी बड़े पत्रकार थे वो, ठीक है। कुलदीप नैयर का फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ ये। अच्छा, इससे पहले ये जो अवार्ड है काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है, किन किन को मिल चुका है? पहला अवार्ड मिला था रवीश कुमार को, दूसरा निखिल वागले को मिला था, तीसरा अजित अंजुम को मिला था, चौथा आरफा खानम शेरवानी को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। WTA फाइनल 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर का कोको गॉफ। क्या नाम है? कोको गॉफ। तो अमेरिका की हैं ये, और ये रहा फोटोग्राफ इनका, कोको गॉफ। तो फाइनल खिताब इन्होंने जीत लिया है, और किसको हराया? चीन की झेंग किनवेन को इन्होंने हराकर पहली बार ये खिताब जीत लिया है। ये मैच कहाँ पर आयोजित किया गया था? रियाद में किया गया था, सऊदी अरब की राजधानी में। और इस जीत के साथ उनको 40.54 करोड़ रुपए मिले, डॉलर में मिले, लेकिन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो। WTA का फुल फॉर्म क्या होता है? WTA का फुल फॉर्म होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो उसका एक ईयरली इवेंट होता है, बहुत पॉपुलर है। तो उसमें इन्होंने, कोको गॉफ ने ये अवार्ड जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लें, ओके। और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने लगातार सेंचुरी बनाई है T20 में।
आंसर होगा संजू सैमसन। क्या नाम है? संजू सैमसन। तो उन्होंने नवंबर में ही इसी महीने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए लगातार, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें इतना ही बताना था इसलिए जल्दी कर दिया, जिसमें डिटेल बताना होता है, ज़रूरी होता है उसमें विस्तार से बताते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को, सलमान रुश्दी, जो कि काफ़ी पॉपुलर राइटर हैं, तो उनकी किस विवादास्पद किताब को खरीदने की अनुमति दी है, जिस पर केंद्र सरकार ने 36 साल पहले आयात प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब आप किताब को मंगवा भी नहीं सकते थे, भारत में तो बैन था। आंसर क्या होगा? आंसर है द सैटेनिक वर्सेस। क्या है? द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। ये द सैटेनिक वर्सेस ये बुक है, ओके। और ये तकनीकी वजहों से हाई कोर्ट ने ये प्रतिबंध को हटाया। देखिए, सलमान रुश्दी जो है वो भारतीय, इंडियन ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, निबंधकार हैं, राइटर हैं, और उनका पूरा नाम अहमद सलमान रुश्दी है। उनका उपन्यास जो है ना, ये जो उपन्यास यहाँ देख रहे हैं आप, इसका नाम क्या है? द सैटेनिक वर्सेस। तो इस पर भारत में 1998 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार के आदेश के तहत किताब के आयात पर भी रोक लगा दी गई थी। तो इस जो उपन्यास है ना, जो नाम है इसका हिंदी में अर्थ होता है शैतानी आयतें। तो रुश्दी ने एक काल्पनिक किस्सा लिखा था इस पर, इसमें किताब में लिखी थी काल्पनिक तौर पर, और इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोगों ने बहुत ही कड़ी आपत्ति जताई थी उस वक्त। और भारत ऐसा पहला देश था जिसने इस उपन्यास को बैन किया था, और बहुत सारे अन्य देशों ने, कोई खासकर मुस्लिम देशों ने इस पर बैन लगाया था, इस बुक पर बैन लगाया था। बाद में फिर इन पर फतवा वगैरह भी जारी हुआ था, ठीक है। देख, तो ये बात हो गई। अब सवाल ये होगा कि ये अदालत पहुंचा कैसे। देखिए, इस किताब के इंपोर्ट को लेकर 2019 में संदीपन खान नाम के एक शख्स ने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में। संदीपन ने कहा था कि उन्होंने ये जो बुक है द सैटेनिक वर्सेस बुक, तो उसको मंगवाई थी विदेश से, लेकिन कस्टम विभाग की तरफ से 36 साल पहले जारी एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया कि ये आ नहीं सकती, इंपोर्ट नहीं हो सकती। हालांकि नोटिफिकेशन न तो किसी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, न ही किसी संबंधित अधिकारी पास जुड़े हुए दस्तावेज मौजूद थे। उन्होंने मांगा भी कस्टम अधिकारियों से कि वो नोटिफिकेशन मुझे दिया जाए। तो उसके बाद फिर वो पहुंचे हाई कोर्ट और ये सारी बातें बताई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से वो नोटिफिकेशन मांगा कि उसकी कॉपी पेश कर दी है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वो उसके पास कहा कि है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो यही आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट परमिट्स मैन टू बाय द सैटेनिक वर्सेस आफ्टर सेंटर फेल्स टू प्रोड्यूस नोटिफिकेशन बैनिंग द बुक। मतलब सरकारी, केंद्र सरकार ही ये नोटिफिकेशन अदालत को नहीं दे पाई, कॉपी नहीं दे पाई। तो इसी बात पर अदालत ने कहा कि जब है ही नहीं तो फिर किस बात का बैन, जब आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं है। और जब नोटिफिकेशन आप पेश नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है, हो सकता है कि ये कुछ ऐसा हो ही नहीं, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास ये मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। कह दिया कि नहीं है, इसलिए हम वैधता की जांच नहीं कर सकते और परमिट करते हैं कि वो खरीदे, मंगवा सकता है विदेश से भी, ठीक है। क्लियर होगी बात। काफ़ी पॉपुलर ये राइटर है, इसलिए थोड़ा डिटेल इस क्वेश्चन में होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का संचालन नवंबर 2024 में शुरू हुआ है? किस राज्य में? तो इसका आंसर क्या होगा? असम में, ठीक है। भूटान के साथ ये पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, एक ही जगह बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये चेक पोस्ट जो है ना वो भारत और भूटान के बीच में है, और ये असम से जुड़ा हुआ है। करीब 14.5 एकड़ इलाके में ये फैला हुआ है, ठीक है। और भारत और भूटान की सीमा से 700 मीटर अंदर है, इधर उतना उधर। और इसको किसने डेवलप किया है? तो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ने डेवलप किया। इसका उद्घाटन जो है ना, आप फोटोग्राफ देख रहे हैं उद्घाटन का, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, तो उनकी उपस्थिति में किया गया ये।
इस चेक पोस्ट में ऑफिस, पार्किंग, सामान उतारने, रखने, तौलने, गोडाउन, इन सब की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। ओके, तो एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं। प्यारा भारत अपना, और हमारा पड़ोसी है यहाँ पर, ये रेड कलर में देख रहे हैं, ये है भूटान। तो भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और भूटान के बीच में साल 2022-23 में 160 करोड़ डॉलर का व्यापार रहा है। ओके, तो काफ़ी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर भूटान का भारत ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात चेक पोस्ट ही है तो ट्रेडिंग की ही बात है, इसलिए ये सब बता रहा हूँ मैं। भारत भूटान को, मतलब इंडिया जो ना भूटान को पेट्रोल, डीजल, यात्री कार, चावल, मोबाइल फ़ोन, सोयाबीन तेल, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, मालवाहक वाहन, ये सब एक्सपोर्ट करता है। वहीं भारत जो है ना भूटान से कुछ चीज़ें मंगवाता भी है, जैसे फेरो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, इलायची वहाँ बहुत बेहतर ढंग से होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो खरीदता है भारत। ठीक है, तो असम के साथ ये है। असम की बात कर लें, जब इस क्वेश्चन में है असम, तो राजधानी का दिसपुर, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और भूटान की राजधानी का थिम्पू, राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वहाँ के किंग हैं। और प्राइम मिनिस्टर हैं छेरिंग तोबगे। मुद्रा वहाँ पर नुग्लेट्रम ये चलती है। आबादी 7.77 लाख है मात्र। ठीक है, पर्वतीय एक देश है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को रोके। निमोनिया को रोके, ये है इस बार की थीम। उद्देश्य ये है कि निमोनिया के रोग से जो निपटने के लिए लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, शिक्षित किया जाए। ठीक है, तो ये विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया की वजह से लाखों लोग मारे जाते हैं। निमोनिया क्या है? निमोनिया जो ना फेफड़े को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है, और इससे पीड़ित होने पर फेफड़े में पानी भर जाता है या उसमें सूजन आ जाता है। बीमारी एक या दोनों फेफड़ों में हो सकती है। निमोनिया की वजह क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब निमोनिया की वजह हैं। तो क्या होता है कि निमोनिया होने पर जो फेफड़े की जो वायु थैली है, तो उसमें पानी, मवाद, ये सब भर जाता है। इसकी वजह से मरीज जो है ना उसको खांसने, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। समय पर इलाज नहीं कराएगा तो मौत भी हो सकती है। ठीक है, मौत हो ही जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। आंसर होगा 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली और एकमात्र यात्रा हुई थी वहाँ ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस में। ठीक है, तो इसलिए इस दिन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन नवंबर 2024 में कहाँ पर स्थापित हुआ है, शुरू हुआ है? आंसर होगा लद्दाख की राजधानी लेह में। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन टू सिमुलेट। मतलब ये क्या है कि बताते हैं आपको, इसके मैंने ये पहले फोटो देख लिए, ये है। ठीक है, इसमें क्या है ना, स्पेस स्टेशन जैसा वातावरण रखा जाता है, इसमें चीज़ें रखी जाती हैं। और स्पेस में, या कहें कि वहाँ जो मंगल ग्रह पर जिस तरीके की स्थिति होती है वैसी स्थिति की क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि वो व्यक्ति रह सके, ट्रेनिंग ले सके। ठीक है, किसने इसको डेवलप किया है? तो इसरो की ओर से डेवलप करवाया गया है। इसमें मदद मिली है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, के स्पेस स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, तो ये सब ने मदद की है। देखिए क्या है ना, लद्दाख को चुना इसलिए गया, इसके लिए लद्दाख में दिन का टेम्परेचर 15 से -10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मतलब -10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, तो ये होता है। समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर हवा में
समुद्र तल के मुकाबले ऑक्सीजन 40% ही रहती है, मतलब वहाँ से कम है, मैदानी इलाकों से काफ़ी कम है ऑक्सीजन। मंगल और चंद्रमा से मिलता जुलता वातावरण वहाँ पर, क्योंकि खुरदुरा है, वैसे ही चट्टाने ये सब हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वो एक माहौल क्रिएट किया जाता है इसके ज़रिए, इस मिशन के ज़रिए। और ये देखा, इसी के लिए इसका नाम है मार्स मून एनालॉग मिशन, मतलब चंद्रमा और मंगल ग्रह वहाँ के जो वातावरण है कैसे रहना है, मतलब ये हम मिशन के अंदर ही, वहीं पर इसके अंदर है, आपको देखने में छोटा सा लग रहा होगा लेकिन है बड़ा, तो इसके अंदर ही यहाँ पर इसमें एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, पानी से सब्जी उगाने की व्यवस्था होती है इसी में, उसी पानी का कैसे बार बार यूज़ करें हम, लाइट की व्यवस्था कैसे की जाए। ओके, तो मतलब क्या है ना, इसरो भी अपना प्लान है कि स्पेस में हम बेस स्टेशन बनाएं, मंगल और चांद पर भी जाएं, वहाँ भी अपना स्पेस बेस स्टेशन हो। तो उससे पहले की ये सब तैयारी है, हालांकि काफ़ी वक्त लगेगा लेकिन उसकी तैयारी है कि किस तरीके से किन किन चुनौतियां हो सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात थी। चलें अब आगे बढ़ते हैं और हाँ, यही विराम देते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ, अगले वीडियो में मिलेंगे। और शार्प लर्निंग ऐप पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके, बाय।